गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्वाति एचडी क्लासेस। आज हम शुरू कर रहे हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर दैट इज़ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले देख लेते हैं कि हम जितना भी हमने पहले पढ़ा है कि जितने एलिमेंट्स हैं वो कितने हैं। लगभग 118 एलिमेंट्स नोन हैं, जिसमें से लगभग 90 जो है वो हैं आपके मेटल्स। ठीक है, तो इतने ज़्यादा आपके पास में मेटल्स अवेलेबल हैं, तो उसको पढ़ने के लिए हम उसके लिए सबसे पहले पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल। फिजिकल प्रॉपर्टी का हम फर्स्ट पॉइंट लेते हैं मेटेलिक लस्टर। जितने भी आप मेटल्स देखते हैं सभी में क्या होती है, चमकदार होते हैं ना, शाइनिंग सरफेस होती है, उसी को कहा जाता है मेटेलिक लस्टर। एग्जाम्पल में देख लेते हैं हम गोल्ड, सिल्वर, है ना, तो ये सभी क्या है, इनमें सभी में बहुत चमक होती है। उसके बाद में हम देख लेते हैं फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट जितने भी हमारे मेटल्स हैं सभी रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होते हैं। ठीक, लेकिन अगर हम इसमें एक्सेप्शन देखें तो एक्सेप्शन होता है मरकरी। मरकरी जो कि रूम टेम्परेचर पर भी आपके लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स की। तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं सभी सॉलिड्स के बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। यहाँ पर अगर हम लेकिन एक्सेप्शन देख लेते हैं तो गैलियम और सीजियम, है ना, तो गैलियम वगैरह जो होते हैं वो अगर आप उनको हथेली पे भी रखते हैं तो वो मेल्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका एक्सेप्शन गैलियम। उसके बाद में हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं प्रॉपर्टी ऑफ मेलिएबिलिटी। तो ये जो प्रॉपर्टी ऑफ मेलिएबिलिटी होती है, अगर हम किसी मेटल को हैमरिंग करेंगे और वो एक पतली शीट में चेंज हो जाए तो उसको कहा जाता है मेलिएबिलिटी। ठीक है, तो सभी जो मेटल्स हैं यहाँ पर मेलिएबिलिटी को शो करते हैं। एक एक्सेप्शन होता है जिंक। जिंक जो होता है वो है एक्सेप्शन है यहाँ पे, जो मेलिएबल नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद में हम बात कर लेते हैं डक्टाइलिटी। डक्टाइलिटी मीन्स क्या होता है, जब हम किसी पतले पतले तार में किसी मेटल को चेंज कर लेते हैं ना, हमको मेटल्स के तार मिलते हैं तो वो जो प्रॉपर्टी होती है उसको कहा जाता है डक्टाइलिटी। तो सभी मेटल यहाँ पे डक्टाइलिटी शो करते हैं, और सबसे ज़्यादा जो डक्टाइलिटी होती है वो होती है गोल्ड की। एग्जाम्पल में सबसे हाईली डक्टाइल होता है, क्योंकि गोल्ड से आप 1 ग्राम गोल्ड से लगभग 2 किलोमीटर लंबा वायर बना सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका एग्जाम्पल हो जाता है डक्टाइलिटी का। लेकिन इसमें भी डक्टाइलिटी में एक्सेप्शन होते हैं, वो है मरकरी। जो मरकरी है वो डक्टाइल नहीं होता है। ओके, अब हम देख लेते हैं कंडक्टिविटी ऑफ हीट। तो जितने भी आपके मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं हीट की। ठीक है, क्योंकि जैसे हम जितने भी अब देखते हैं बर्तन वगैरह जो बनाए जाते हैं वो क्या करते हैं, क्योंकि वो मेटल के होते हैं, क्योंकि तभी आप उसको जब आप हीट करते हैं तो आपका जो कुकिंग पर्पस के लिए यूज करते हैं वो आपका कंप्लीट करता है ना। तो यहाँ पे आप देख लेते हैं जितने भी मेटल्स होते हैं लगभग वो गुड कंडक्टर होते हैं। यहाँ पे एक एक्सेप्शन होता है और वो होता है मरकरी। ठीक है, लेड और मरकरी जो है वो पुअर कंडक्टर्स होते हैं हीट के। ठीक, और आपके बेस्ट कंडक्टर हो जाएंगे सिल्वर एंड कॉपर, रिजिड एंड हार्डनेस, है ना। तो ये रिजिड एंड हार्ड होते हैं जितने भी मेटल्स होते हैं। वो कैसे होंगे, जब भी आप उसको, अगर आप देखिए जैसे अगर आप उसको, अगर आपने सपोज लिया है आयरन और उसको कट करने की कोशिश करेंगे, नाइफ से तो नहीं कट होगा, है ना। तो मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर रिजिड एंड हार्ड। सिर्फ कुछ जो एग्जांपल हैं अगर हम देख ले, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, है ना। सोडियम, पोटेशियम और लिथियम जो होते हैं ये अगर आप सॉफ्ट, इतने सॉफ्ट होते हैं कि अगर आप नाइफ से भी काटना चाहें तो उसको वो आप आसानी से कट हो जाते हैं। तो ये आपके कुछ एग्जांपल होते हैं जो उसके एक्सेप्शन है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की, जितने भी आपके मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। अब यहाँ पर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होने की वजह से ही हम जितने भी हमारे कॉपर के वायर आप देखते हैं घरों में होते हैं तो वो कॉपर के होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप बात करें बेस्ट कंडक्टर के लिए तो वो होते हैं गोल्ड। गोल्ड इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, उसके बाद सिल्वर है, देन कॉपर, देन एल्यूमिनियम। ओके, इसके बाद हम बात कर लेते हैं एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज सोनोरस। तो सोनोरस मीन्स क्या होता है, सोनोरस का मीन्स मतलब होता है कि जब आप किसी मेटल को स्ट्राइक करते हैं तो उसमें एक रिंगिंग साउंड आता है।
ठीक है। तो यही जो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं मेटल, उसको कहा जाता है सोनोरसिटी, है ना। तो मोस्ट ऑफ द मेटल प्रोड्यूस अ साउंड व्हेन स्ट्राइक अ हार्ड सरफेस, दिस शोज द सोनोरस नेचर। और इसी वजह से जो भी हम देखते हैं हमारे स्कूल में बेल होती है या मंदिरों में बेल होती है, वो सभी मेटल्स की बनी हुई होती है, ठीक है। अब हम पहले बात कर लेते हैं कुछ एग्जांपल्स की, मेटल्स, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स की, ठीक है। तो पहले हम ले लेते हैं एग्जांपल्स मेटल के, जैसे कि आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर, गोल्ड, मरकरी, जिंक, लेड, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, बेरियम, ये सभी एग्जाम्पल हैं मेटल्स के, ठीक है। उसके बाद हम नॉन मेटल के एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे सल्फर, कार्बन, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन, एक्सेट्रा, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं मेटलॉइड्स की। मेटलॉइड्स के एग्जाम्पल होते हैं बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एक्सेट्रा, ठीक है। तो इसके बाद अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। अब हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, ठीक है। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी होती है दैट इज फर्स्ट इज नॉन लस्ट्रस, है ना। तो जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं उनमें कोई शाइनिंग सरफेस नहीं होती। इसमें सिर्फ एक एग्जांपल अगर हम एक्सेप्शन में देख लें तो आयोडीन के जो क्रिस्टल होते हैं, आयोडीन जो होता है वो भी उसके ऊपर सिर्फ एक लश्यर होती है, ठीक है। तो आयोडीन एक नॉन मेटल है, फिर भी उसमें मेटलिक लश्यर मिलती है। तो ये हो गया हमारा कि नॉन मेटल्स में लश्यर नहीं होती, उनकी सरफेस कैसी होगी, डल सरफेस होती है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट होता है हमारा, जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं वो या तो सॉलिड होते हैं या गैसेस होते हैं, ठीक है। मोस्टली सॉलिड या गैस होंगे। यहाँ पे भी एक एक्सेप्शन हो जाता है, आपको मिलता है, जैसे कि ब्रोमीन। ब्रोमीन हम देखते हैं क्या होता है, लिक्विड होता है एट रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, तो जितने भी आपके नॉन मेटल्स होते हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही कम होते हैं। जैसे अगर हम बात करें सल्फर की, तो सल्फर का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है 115 डिग्री सेल्सियस, जो कि बहुत कम है। और यदि हम दूसरा एक्सेप्शन जो उसका होता है, जनरली इतने होते हैं, मीन्स हमारे जितने भी बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट होंगे वो क्या होंगे, कम होंगे। लेकिन इसमें एक्सेप्शन है डायमंड। डायमंड एक नॉन मेटल है, लेकिन उसके बाद भी उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ही ज्यादा 3500 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये एक एक्सेप्शन हो जाता है, नहीं तो जनरली जो होंगे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कम होंगे, ठीक है। इसके बाद में हम नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, सॉलिड्स आर, जैसे हमने भी पढ़ा था मेटल्स में कि मेटल्स क्या होते हैं, उनमें डक्टाइल होते हैं, मेलिएबल होते हैं। लेकिन यहाँ पर नॉन मेटल के केस में ऐसा नहीं होगा। तो अगर हम इसकी, क्योंकि वो मेटल जो होंगे उसके अपोजिट ये क्या हो जाते हैं, नॉन मेटल्स आर ब्रिटल। ब्रिटल मीन्स जब भी अगर आप उस पर हैमरिंग करेंगे, हैमरिंग करने पर ये शीट पे नहीं चेंज होंगे, मतलब दे डू नॉट शोज मेलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी, और वो क्या हो जाएंगे, वो टूट जाएंगे। जैसे अगर हम मान लीजिए कोल ले लेते हैं, तो कोल को अगर हम हैमर करेंगे तो क्या होगा, वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा। तो इसी को कहा जाता है ब्रिटल होते हैं जितने भी आपके नॉन मेटल्स होते हैं। ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, तो जितने भी आपके मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स होंगे वो पुअर कंडक्टर्स होते हैं हीट के, ठीक है। हीट और इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर होते हैं। लेकिन यहाँ पे हमने इसके पहले भी पढ़ा है, एक्सेप्शन में बात कर लेते हैं, ग्रेफाइट। तो जो ग्रेफाइट होता है वो एक एलोट्रॉप है कार्बन का, और जो कि गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। तो ये हमारा हो गया नेक्स्ट पॉइंट। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं सोनोरस। हमने पढ़ा था मेटल्स में सोनोरस, है ना, मीन्स वो साउंड क्रिएट करते हैं। पर नॉन मेटल के केस में क्या होगा, नॉन मेटल आर नॉट सोनोरस, मीन्स अगर आप उसको स्ट्राइक करेंगे किसी दूसरे चीज से तो उससे कोई साउंड नहीं आएगा। तो ये आ जाता है आपका कि मेटल्स, नॉन मेटल्स जो होते हैं वो सोनोरस नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये आपके इतने एग्जाम्पल हो गए। उसके बाद में एक और जो लास्ट पॉइंट बचता है दैट इज डेंसिटी, है ना। तो जो आपकी डेंसिटी होती है नॉन मेटल्स की वो सभी बहुत ही कम होती है, ठीक है। नॉन मेटल की जैसे एग्जांपल के लिए हम सल्फर के ले लें तो उसकी होती है 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो ये जो डेंसिटी होती है नॉन मेटल्स की वो बहुत ही कम होती है, इसीलिए नॉन मेटल जो होते हैं वो लाइट सब्सटेंस होते हैं।
तो यहाँ पर हमारी कंप्लीट होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। ओके, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। लगभग जितने भी मेटल्स होते हैं वो सभी रिएक्शन करते हैं ऑक्सीजन के साथ और बना लेते हैं मेटल ऑक्साइड, जो हम पहले भी कई चैप्टर्स में देख चुके हैं। ठीक है, तो जैसे हम क्या करेंगे, कोई भी मेटल होगा वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बनाएगा। सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं कॉपर का। कॉपर जो होता है वो कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और रिएक्ट करके कॉपर ऑक्साइड बना लेता है। ये जो कॉपर ऑक्साइड होता है ये आपका ब्लैक कलर का होता है। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल हो गया। इसी तरीके से एल्यूमिनियम भी जो होगा, एल्यूमिनियम भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना लेता है। जैसे हम एग्जांपल के लिए ले लेते हैं Al प्लस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और ये बना लेगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, तो इस तरीके से सभी मेटल आपके रिएक्शन करने के बाद बनाते हैं मेटल ऑक्साइड्स। ठीक है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स पढ़ेंगे। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हम क्या होंगे, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था, जितने भी आपके मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो सभी कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं नेचर में, है ना। लेकिन कुछ ऐसे ऑक्साइड्स जो भी होते हैं जो कि जब एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो एज अ बेस काम करते हैं और वहां पे सॉल्ट फॉर्म करेंगे, और जब बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तभी भी सॉल्ट और वाटर फॉर्म करते हैं, तो उनको कहा जाएगा एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम को जब हम लेते हैं तो Al2O3, ये जब एसिड हम HCl ले लेते हैं, एसिड के साथ रिएक्ट करेगा और सॉल्ट बनाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका, यहाँ पर ये एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट फॉर्म कर रहा है, मींस कैसे काम कर रहा है, एक बेस के तरीके से काम कर रहा है। और यही जो आपका Al2O3 है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, ये जब NaOH के साथ रिएक्ट करेगा तो NaOH के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा, ये देखिए Al2O3 NaOH के साथ रिएक्ट करके फिर सॉल्ट फॉर्म करता है। मींस अब ये NaOH के साथ रिएक्ट कर रहा है, मतलब तरीके से फॉर्म करते हैं, रिएक्शन करते हैं, तो उनको कहा जाता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। यहाँ पर ये फॉर्म करके बनाएगा NaAlO2, सोडियम एल्यूमिनेट। ठीक है, तो इसका नाम होता है सोडियम एल्यूमिनेट। एल्यूमिनेट के लिए यहाँ पे एल्यूमिनियम देखिए बीच में यहाँ पे आपका इस तरीके से Al हो जाएगा और O2, तो इसको कहते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। यहाँ पे आपके ऑक्साइड इस तरीके से फॉर्म होते हैं। ठीक है, मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं वो जनरली वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं, है ना, लेकिन कुछ जो आपके मेटल के साथ सॉल्युबल हो जाते हैं आपके ऑक्साइड्स, वो बनाते हैं एल्कलीज। जैसे कि हम एग्जांपल के लिए ले लेते हैं Na2O, ये क्या हो गया, सोडियम का ऑक्साइड है। ये सोडियम का ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करता है और क्या बना लेगा, एल्कली। जब भी कोई आपका बेस वाटर में सॉल्युबल हो जाएगा तो उसको हम एल्कली कहते हैं, हम पहले पढ़ चुके हैं। तो ये आपके इस तरीके से एल्कली फॉर्म करते हैं, तो इसको कहेंगे कि इसकी प्रॉपर्टी। ठीक है, अब ये एक हो गया। सेम इसी तरीके से पोटेशियम का जो ऑक्साइड होता है, सोडियम का ऑक्साइड और पोटेशियम का ऑक्साइड, वो भी क्योंकि हाईली रिएक्टिव होते हैं तो ये इसीलिए वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं और एल्कली फॉर्म करते हैं। तो इस तरीके का सभी मेटल ऑक्साइड ऐसी रिएक्शन शो नहीं करते हैं, क्योंकि सोडियम और पोटेशियम हाईली रिएक्टिव होते हैं, ये इसलिए डिसॉल्व हो जाते हैं वाटर में और एल्कली फॉर्म करते हैं। हम यहाँ पे देख लेते हैं कि जो सभी आपके डिफरेंट मेटल्स होते हैं वो सभी नहीं है कि एक जैसे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, वो उनकी रिएक्टिविटी जो होती है ऑक्सीजन के साथ अलग अलग होती है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पोटेशियम और सोडियम की। अभी हमने थोड़ी देर पहले भी देखा, ये जो पोटेशियम और सोडियम होते हैं ये दोनों ही बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, तो इसीलिए क्या होंगे, जैसे ही आप इसको खुले में छोड़ेंगे तो ये बहुत तेजी से रिएक्ट करते हैं और ये फायर कैच कर लेते हैं, तो इसीलिए इनको हमेशा केरोसिन में डुबा के रखा जाता है, इमर्ज करके रखा जाता है केरोसिन में। ठीक है, ये हुई बात पोटेशियम और सोडियम की। दूसरी बात कर लेते हैं हम मेटल्स, जैसे कि मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड, है ना। तो ये सभी जो होते हैं ये क्या करते हैं, जब इसको ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे होते हैं तो अपने ऊपर एक लेयर फॉर्म कर लेते हैं ऑक्साइड की, और ये जो ऑक्साइड की लेयर होती है ये प्रोटेक्टिव लेयर
उनको फिर आगे और भी कोई ऑक्सीडेशन होने से रोकती है। मीन्स उस तरीके से जब लेयर फॉर्म हो गई ऑक्साइड की तो आगे कोई फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होगा और एक प्रोटेक्टिव कोटिंग का वहां पे काम करती है। तो ये हो गया सेकेंड पॉइंट, ठीक है। उसके बाद में हम देखते हैं थर्ड पॉइंट में जो भी आयरन होता है, अगर आप आयरन को कभी बर्न करेंगे तो आयरन तो बर्न नहीं होता है, लेकिन अगर आयरन की फिलिंग्स को अगर आप स्प्रिंकल करते हैं किसी भी बर्न की अभी फ्लेम के ऊपर बर्नर पे, तो बहुत विग्रसली आपके बर्न होना शुरू हो जाती है, ठीक है। इसके बाद हम देख लेते हैं कॉपर को भी। थोड़ी देर पहले एग्जांपल में भी हमने देखा था कॉपर जो होता है खुद तो बर्न नहीं होगा, ठीक है, लेकिन जब इसको आप बर्न करेंगे तो ये इस पे एक ब्लैक लेयर फॉर्म हो जाएगी कॉपर ऑक्साइड की। तो इस तरीके से कॉपर रिएक्ट करता है। उसके बाद में हम देख लेते हैं सिल्वर और गोल्ड। सिल्वर और गोल्ड किसी भी इवन हाई टेम्परेचर पे भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते, क्योंकि क्या है, नोबल मेटल्स है। अब हम देखते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर, ठीक है। तो सबसे पहले जब भी मेटल वाटर से रिएक्ट करेगा तो वो फॉर्म करेगा मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ये जो आपका मेटल ऑक्साइड बना है, ये मेटल ऑक्साइड फिर से फर्दर वाटर से डिसॉल्व होगा और डिसॉल्व होकर क्या बना लेगा, मेटल हाइड्रोक्साइड। लेकिन सभी मेटल ऐसी रिएक्शन वाटर के साथ शो नहीं करते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ सभी मेटल जो वाटर के साथ रिएक्शन शो करते हैं वो उनकी रिएक्टिविटी के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे बहुत सारे मेटल्स जो होते हैं जैसे सोडियम और पोटेशियम, वो सिर्फ कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर लेते हैं। तो हम पहला पॉइंट देख लेते हैं, मेटल जो कि कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो कौन से होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया अपना कोल्ड वाटर, रिएक्शन विथ कोल्ड वाटर। पहला हो जाएगा पोटेशियम और सोडियम। तो ये जो पोटेशियम और सोडियम होते हैं ये बहुत ही वायलेंटली रिएक्ट करते हैं कोल्ड वाटर से, ठीक है। और कोल्ड वाटर से रिएक्ट करके क्या फॉर्म कर लेंगे, आपके हाइड्रोजन गैस। और हाइड्रोजन गैस जो निकलती है वो बहुत ही वायलेंट होती है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन होने की वजह से जो हाइड्रोजन निकलती है वो इमीडिएटली फायर को कैच कर लेती है। तो इस वजह से ही ये आग पकड़ लेते हैं और इसीलिए हम इनको क्या करते हैं, केरोसिन में डुबा के रखते हैं। हम इसको फॉर्मूले के थ्रू भी देख लेते हैं। यहाँ पर हम ले लेते हैं सोडियम, ठीक है। अगर हमने सोडियम लिया हुआ है और उसकी कोल्ड वाटर से रिएक्शन करवाते हैं तो कोल्ड वाटर से रिएक्शन करने के बाद वो क्या करेगा, यहाँ पर बना लेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना। तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करता है और साथ में यहाँ पर आपके हाइड्रोजन गैस निकलती है। ये हाइड्रोजन गैस निकली और साथ में जो आपका होता है हीट एनर्जी निकलती है। तो हीट एनर्जी आपकी इवॉल्व होती है। इसी तरीके से सेम वे में आपका पोटेशियम भी काम करेगा। पोटेशियम की भी हम जब रिएक्ट करेंगे, ये दोनों ही बहुत ही रिएक्टिव होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं। तो इसीलिए ये दोनों ये रिएक्शन देते हैं मेटल्स। बाकी के मेटल्स ऐसे रिएक्शन आपको नहीं शो करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या कर लेते हैं, फिर हम देखेंगे कि वो कैसे रिएक्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्या करा पोटेशियम ने वाटर के साथ, ये कैसे है, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करके यहाँ क्या बना लिया इन्होंने, एल्कली पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बना लिया। हाइड्रोजन गैस निकल गई और साथ में हीट एनर्जी इवॉल्व होती है, ठीक है। तो ये तो बात हुई किसके केस में, सोडियम और पोटेशियम। अब हम बात करते हैं कैल्शियम की भी। कैल्शियम जो होता है वो क्या करेगा, कैल्शियम क्योंकि उससे थोड़ा सा कम रिएक्टिव होता है, तो कैल्शियम भी जब आपका रिएक्ट करेगा कैल्शियम, तो कैल्शियम रिएक्ट करने के बाद में यहाँ पर इतने तेज आपकी हाइड्रोजन गैस इतना नहीं निकलती है एनर्जी की आपको वो कैच फायर को कैच कर ले, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक चीज डिफरेंट होती है और वो ये होती है कि जब कैल्शियम वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो वाटर के साथ रिएक्ट करने पे यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो फॉर्म होगा, ठीक है। लेकिन साथ में आपके क्या फॉर्म हो रहा है, हाइड्रोजन गैस। और ये हाइड्रोजन गैस जो होती है, जब ये हाइड्रोजन गैस निकलती है तो साथ में उसके कैल्शियम भी फ्लोट करने लगता है उसके बबल्स के साथ में। तो इस तरीके से यहाँ पर जो कैल्शियम है वो फ्लोटिंग स्टार्ट कर देता है हाइड्रोजन गैस के साथ में और जो मेटल है उस पे ये चिपक जाता है। तो ठीक है, इस तरीके से होगा। उसके बाद में हम दूसरी बात कर लेते हैं मैग्नीशियम। ये सभी तीनों क्या थे, कोल्ड वाटर से थे। अब हम बात करते हैं मैग्नीशियम के लिए। मैग्नीशियम जो होता है वो कोल्ड वाटर से रिएक्ट नहीं करता है। ये कैसे रिएक्ट करेगा, रिएक्शन विथ हॉट वाटर। तो रिएक्शन विथ हॉट वाटर में हम पहला देख लेते हैं मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम जो है वो हॉट वाटर से रिएक्ट करता है और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और
हाइड्रोजन बनाता है। देखिए अब यहाँ पर क्या करेगा, जब मैग्नीशियम है वो मैग्नीशियम वाटर के साथ सेम इसी तरीके से रिएक्ट करेगा, लेकिन वाटर कैसा है, अभी ध्यान रखिएगा ये हॉट वाटर होगा, ठीक है। तो जब हॉट वाटर से रिएक्ट करेगा तो यहाँ पर बनाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, और साथ में आपके यहाँ पर जो हाइड्रोजन गैस निकली है, तो ये हाइड्रोजन गैस सेम वैसे ही काम करेगा जैसे कैल्शियम, ये भी क्या करता है, ये भी फ्लोट करने लगता है, ठीक है। ये भी फ्लोट करने लगता है क्योंकि इसमें भी जो हाइड्रोजन की गैस निकलती है उसके साथ ये बबल जैसे साथ में निकलता है और ये फ्लोटिंग करना शुरू कर देता है। तो ये दो बात हुई हमारी कैल्शियम और मैग्नीशियम कैसे रिएक्ट करता है। उसके बाद में हम देखते हैं बाकी मेटल्स के लिए। अब हम देख लेते हैं जो एल्यूमिनियम, कुछ जो अभी तक हमने देखा था कोल्ड वाटर हॉट वाटर से, लेकिन बहुत सारे मेटल्स जो होते हैं वो क्या करेंगे, ये सिर्फ स्टीम से रिएक्ट करते हैं, वो भी स्टीम के साथ ही, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं रिएक्शन विद स्टीम। तो इसके लिए एग्जांपल कौन कौन से हो जाएंगे, ये हो जाते हैं एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक। ठंडे और गर्म दोनों ही पानी से रिएक्ट नहीं करते हैं, बल्कि ये किससे रिएक्ट करेंगे, स्टीम से रिएक्ट करते हैं और बनाएंगे मेटल ऑक्साइड। तो यहाँ पर हम फिर एग्जांपल देख लेते हैं कैसे करेंगे। एल्यूमिनियम जो है वो आपका इस तरीके से रिएक्ट करेगा वाटर से। यहाँ पर वाटर हमने लिखा है, लेकिन ध्यान रखिएगा ये कैसा वाटर है, गैसियस फॉर्म में है ना, जी लिखा हुआ है, मीन्स क्या है, ये स्टीम है। तो स्टीम से रिएक्ट करके ये Al2O3 मीन्स ऑक्साइड बना लिया, मेटल ऑक्साइड बना लिया, और हाइड्रोजन गैस आपकी यहाँ से निकलती है। तो इस तरीके से रिएक्शन करते हैं ये स्टीम के साथ में। सेम एक और एग्जांपल के लिए देख लेते हैं हम आयरन। आयरन भी इसी तरीके से रिएक्ट करेगा। स्टीम जब हम लेंगे वाटर की, तो वाटर को हम यहाँ पे इस तरीके से लेंगे, और वाटर की स्टीम से जब रिएक्ट करेगा आयरन, तो वो बना लेगा आयरन ऑक्साइड, ठीक है, Fe3O4। और ये दोनों यहाँ पर फॉर्म करने के साथ में आपकी निकलेगी हाइड्रोजन गैस। तो इस तरीके से ये जो मेटल्स हैं वो रिएक्ट करते हैं और आपकी बन जाती है हाइड्रोजन गैस। तो लेकिन ये यहाँ पे तो इतनी बात हुई, अब हम एक और पॉइंट बात डिस्कस कर लेते हैं कि बहुत सारे मेटल्स जैसे कि कॉपर है ना, कॉपर है, लेड है, सिल्वर, गोल्ड, ये वाटर से रिएक्ट नहीं करते हैं। ध्यान रखिएगा, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, ये सभी और लेड ये रिएक्ट नहीं करते हैं वाटर के साथ। ओके, देखते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद डाइल्यूट एसिड्स, ठीक है। तो जो सभी मेटल्स होते हैं वो डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट नहीं करते हैं, यहाँ पे डिपेंड करता है कि कौन कितना रिएक्टिव है, ठीक है। तो उसके लिए हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज हम सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं मैग्नीशियम की। अगर हम मैग्नीशियम की रिएक्शन करवाते हैं HCl के साथ में, तो मैग्नीशियम रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करने के बाद में बनाएगा मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है। तो इस तरीके से जो मैग्नीशियम जब रिएक्ट करता है तो बहुत ही विग्रसली करता है, बहुत तेजी से रिएक्ट करके करेगा, और तेजी से रिएक्ट करके MgCl2 आपका फॉर्म कर लेता है। तो ये रिएक्शन कैसी होगी, बहुत ही फास्ट होगी। अब इसके बाद में हम दूसरी रिएक्शन देख लेते हैं, जैसे कि अब हमें ये मैग्नीशियम की हो गई। अब इसके बाद अगर हम मैग्नीशियम की जगह में यहाँ पर ले लेते हैं आपका दूसरा ले लेते हैं एल्यूमिनियम, ठीक है। तो अगर हम एल्यूमिनियम की रिएक्शन सेम इसी तरीके से कराते हैं तो क्या होता है, क्योंकि एल्यूमिनियम के ऊपर में आप देखेंगे एल्यूमिनियम के ऊपर क्या होता है, एक लेयर होती है, ठीक है। तो उस लेयर की वजह से एल्यूमिनियम की जो ऑक्साइड की लेयर की वजह से एल्यूमिनियम बहुत विग्रसली यहाँ पर रिएक्ट नहीं करता है, बल्कि कंपेरेटिवली थोड़ा सा स्लो करता है, ठीक है। मैग्नीशियम से थोड़े से कम धीरे जो है वो एल्यूमिनियम रिएक्ट करता है, और रिएक्शन करके बनाएगा क्या, तो रिएक्शन करके फिर यहाँ पे बनेगा तो क्लोराइड ही AlCl3 आपका फॉर्म हो जाता है। लेकिन ये जो रिएक्शन होगी ये स्लो होगी, और ये कैसी थी, काफी विग्रस थी, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये रिएक्शन होता है। अब यहाँ पर जो रिएक्शन हुई ये तो आपकी हो गई मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम के साथ में। अब हम थोड़ा सा और डिटेल पढ़ लेते हैं, इसमें क्या करेंगे। अब यदि हम जिंक के साथ रिएक्शन करवाएं तो जिंक के साथ रिएक्शन करके क्या होगा, यहाँ पर हम क्या ले लेंगे, सेम ऐसा ही होगा सब चीज, सिर्फ क्या होगा, जिंक जो होगा जब जिंक रिएक्शन करेगा तो जिंक रिएक्शन करके क्या बनाएगा, जिंक क्लोराइड बना लेगा ZnCl2, ठीक है। ZnCl2 फॉर्म होगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। लेकिन ये रिएक्शन क्या होगी, और भी स्लो होती है, ठीक है। ये
एल्यूमिनियम से भी लेस रिएक्टिव। इससे मतलब पता चलता है कि जो जिंक है वो क्या है, एल्यूमिनियम से भी लेस रिएक्टिव है, क्योंकि अब जो रिएक्शन हो रही है वो बहुत ही स्लो होती है। ठीक है, इसके बाद में हम यहाँ पर क्या करते हैं, एल्यूमिनियम लिया था, अभी हम इसके यहाँ से चेंज कर देते हैं और हम क्या कर लेंगे, अब ये 4th पॉइंट हो जाएगा। 3 हमने बात कर ली है। 4th पॉइंट में हम आयरन की बात कर लेते हैं। अगर हम आयरन को लेते हैं और आयरन को इसी तरीके से सेम वे में HCl से रिएक्ट करवाएंगे, तो HCl से रिएक्ट करवाने पे क्या होगा, यहाँ पर आपका फॉर्म होगा FeCl3। ठीक है, FeCl2 बना लेते हैं। ठीक है, 2 ही क्लोरीन है हमारे पास में, तो FeCl2 फेरिक क्लोराइड बन जाएगा यहाँ पे, और हाइड्रोजन गैस यहाँ पे रिमूव होती है। तो यहाँ पर जब आपका रिमूव हो रहा है, हो तो रिएक्शन सेम हो रही है, हमने देखा अभी चारों लगभग सेम रिएक्ट कर रहा है, लेकिन यहाँ जो रिएक्टिविटी है, ये जो रिएक्शन होगी ये बहुत धीरे होती है। ठीक है, बहुत स्लोली होती है रिएक्शन। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये जो आपकी रिएक्टिविटी सीरीज थी, तो इस सीरीज में हम क्या देखते हैं कि जो हमारे रिएक्टिव थे चारों, और उसके बाद अगर हम कॉपर की बात कर ले, अगर यहाँ पर एक और हम ले लेते कॉपर। ठीक है, कॉपर भी ले लेते हैं, तो कॉपर अगर हम सेम रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगी। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि रिएक्टिविटी पे डिपेंड करता है, कोई भी मेटल एसिड से रिएक्ट करेगा तो वो कितने स्लोली करेगा या स्पीडली करेगा, या करेगा रिएक्शन या नहीं करेगा, तो वो हमारी डिपेंड होगी उसकी रिएक्टिविटी सीरीज पे। तो यहाँ पर सबसे जो ज्यादा रिएक्टिव होता है वो होता है मैग्नीशियम, उससे जो होगा वो कम हो, उससे भी ये सबसे ज्यादा होगा, उससे कम हो जाएगा एल्यूमिनियम की रिएक्टिविटी, उससे कम हो जाती है जिंक की रिएक्टिविटी, और उससे भी कम होगी आपकी आयरन की रिएक्टिविटी। तो इस तरीके से मैग्नीशियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो ये हम इस तरीके से देख लेते हैं। और कॉपर तो रिएक्शन किया ही नहीं है ना, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। ठीक है, तो ये हुआ हमारा देख लिया। ओके, अब हम देखते हैं रिएक्शन विथ सल्फ्यूरिक एसिड। जब भी मेटल डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो मेटल सल्फेट बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस रिमूव होती है। एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं। यदि हम Na की सोडियम की रिएक्शन करवाते हैं H2SO4 के साथ में, तो H2SO4 रिएक्ट करके आपको सेम वे में सोडियम सल्फेट, आपको यहाँ पे सॉल्ट मिलता है और साथ में हाइड्रोजन गैस रिमूव होती है। ठीक है, तो ये हमने भी पहले देखा था, सेम वैसे ही है, कोई चेंज नहीं है। एक और एग्जांपल देख सकते हैं, अगर जिंक की बात करें तो जिंक भी सेम वैसे ही रिएक्ट करेगा H2SO4 के साथ में। तो ये जैसे हमारी रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ हुई थी, सेम वैसे ही होती है, और यहाँ पर भी आपको हाइड्रोजन गैस रिमूव होती है। लेकिन अब हम जो इम्पोर्टेंट बात करते हैं वो बात करेंगे हम रिएक्शन विथ नाइट्रिक एसिड के साथ में। ठीक है, जब हम नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन में ऐसा नहीं होगा। ठीक है, क्या होता है देखते हैं। जब रिएक्शन नाइट्रिक एसिड के साथ होती है तो वहां पर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि नाइट्रिक एसिड क्या है, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जैसे ही हाइड्रोजन गैस बनती है मेटल से रिएक्शन के बाद में, वो नाइट्रिक एसिड उस हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज कर देता है और क्या बना लेगा, वाटर में चेंज कर देगा। और जब वो ऑक्सीडाइज कर रहा है तो खुद रिड्यूस हो जाता है और नाइट्रोजन के ऑक्साइड, जैसे डाई नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऐसी सभी चीजें बनाता है। अब ये डिपेंड करता है कि कौन सा ऑक्साइड बनेगा, वो मेटल के नेचर, टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन एंड कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड पे डिपेंड करता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे दो हमारी जो रिएक्शंस होती हैं, वहां पर अगर हम बहुत ज्यादा डाइल्यूट, है ना, वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड लेंगे और तब हम रिएक्शन करवाएंगे मैग्नीज के साथ में, है ना, मैग्नीज और मैग्नीशियम दोनों, ध्यान रखिएगा, हम दोनों साथ में लेके चलते हैं। ठीक है, मैग्नीज से रिएक्शन करवाएं या मैग्नीशियम से रिएक्शन करवाएंगे, तो दोनों ही केस में क्या होगा, जब हम वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड लेंगे तो ये क्योंकि बहुत डाइल्यूट होगी तो ये ऑक्सीडाइज नहीं कर पाती है। तो ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगी तो फिर क्या होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस जैसी थी वैसी ही रह जाती है और आपको हाइड्रोजन गैस यहाँ पे मिलती है। तो इस तरीके की रिएक्शन सिर्फ मैग्नीज और मैग्नीशियम के साथ ही होती है, ध्यान रखिएगा। और दूसरी चीज, बहुत ज्यादा डाइल्यूट, ठीक है, वेरी डाइल्यूट आप यहाँ पर नाइट्रिक एसिड लेंगे। ठीक है,
नाइट्रिक एसिड क्योंकि ऑक्सीडाइज होता है ना, ऑक्सीडाइज करेगा और हाइड्रोजन को और वाटर बना देता है, इसीलिए जनरल केस में जब हम और दूसरे मेटल्स लेते हैं तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होती है, लेकिन मैग्नीज और मैग्नीशियम में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, क्योंकि ये जो है आपका वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड होता है और इसकी इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती है कि वो ऑक्सीडाइज कर सके, है ना, हाइड्रोजन को, तो इस वजह से ये होता है। ओके, यहाँ पर आप बैलेंस भी कर लेंगे, ये देखिए यहाँ पे 2 है तो ये आपका बैलेंस कर लीजिए, तो इस तरीके से आपकी रिएक्शन बैलेंस भी है और आपका इस तरीके से फॉर्मेशन होगा, मैग्नीशियम के सॉल्ट्स बनेंगे, मैग्नीज के सॉल्ट्स बनेंगे और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ओके, नेक्स्ट इज रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। रिएक्टिविटी सीरीज में क्या होता है, आप यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा है मेटल्स वर्टिकल कॉलम में अरेंज होते हैं और ये इस तरीके से अरेंज होते हैं कि ये जो जितना आप देखिए ऊपर जितने ज़्यादा होंगे, जैसे पोटेशियम सोडियम, है ना, तो ये क्या है मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स होते हैं और जैसे जैसे ये नीचे जाते हैं तो इनकी रिएक्टिविटी घटती जाती है। देखिए सबसे नीचे क्या है, गोल्ड है ना, तो गोल्ड, सिल्वर, मरकरी, ये सभी जितने भी नीचे हैं ये सभी शो करते हैं कि ये लेस रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, तो ऊपर सबसे ज़्यादा मोस्ट रिएक्टिव एटम्स और मेटल्स और नीचे लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। ये इसी को कहा जाएगा कि जब आप अरेंज करते हैं मेटल्स को इन वर्टिकल कॉलम इन ऑर्डर टू डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी, है ना, ऐसे अरेंज करते हैं कि उनकी रिएक्टिविटी डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो, उसको कहा जाता है सीरीज ऑफ मेटल्स, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। ठीक है, अब हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, ये रिएक्टिविटी सीरीज को और समझने के लिए हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि जब हम रिएक्टिविटी हमने करवाया था, जब ये एसिड से रिएक्ट करते हैं तो क्या देखा था, देखिए मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, कॉपर, है ना, ये क्या देखा था हमने, सबसे ज़्यादा हाईली रिएक्टिव कौन था, मैग्नीशियम था, फिर एल्यूमिनियम था, फिर जिंक था, फिर आयरन था, फिर कॉपर था। तो सेम ऐसे ही हमको मिला था, है ना, तो ये तो हमने देख चुके हैं। अब दूसरा हम ले लेते हैं कि अगर हम इस रिएक्टिविटी सीरीज को समझने के लिए क्या होगा, जो भी ऊपर होगा, है ना, जैसे कि इस रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर प्रेजेंट होगा वो मेटल जो रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे प्रेजेंट होगा उसको डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, जैसे कि अब एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं, हम एग्जाम्पल के लिए पहले इसको यहाँ पे देख लेते हैं, 2 टेस्ट ट्यूब ले लेते हैं और उसमें क्या करेंगे, एक टेस्ट ट्यूब में आयरन की नेल लेंगे और उसको कॉपर सल्फेट में डिप कर देते हैं। तो क्या होगा, जब हम आयरन की नेल को कॉपर सल्फेट में डिप करेंगे तो वहाँ पे आयरन, क्योंकि आयरन क्या होता है, ऊपर होता है, ठीक है, तो आयरन क्या करेगा, आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और फेरस सल्फेट का यहाँ पे जो ब्लू कलर था वो चेंज हो जाएगा, है ना, और ब्लू ग्रीन कलर का फेरस सल्फेट बन जाता है। ठीक है, ये क्यों हुआ, क्योंकि क्या था, आयरन ऊपर प्रेजेंट था कॉपर से, मीन्स आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, लेकिन अब दूसरे केस में हम देखते हैं, जब हम कॉपर की नेल को लेते हैं और उसको फेरस सल्फेट के सॉल्यूशन में डालेंगे, हम कितने भी देर उस रिएक्शन का इंतजार करें कोई रिएक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हम फिर से देख लेते हैं, यहाँ पर जो हमने देखी है रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर आयरन के नीचे है ना, मतलब लेस रिएक्टिव है। तो लेस रिएक्टिव होने की वजह से ये फेरस सल्फेट से कोई रिएक्शन नहीं शो करता, डिस्प्लेस नहीं करेगा आयरन को सल्फेट में से, है ना, तो इस वजह से ये कोई भी रिएक्शन यहाँ पे नहीं होती है। ठीक, इसके बाद में हम एक और चीज़ एग्जांपल में देख लेते हैं। यहाँ देखिए क्या हो रहा है, हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी यहाँ पे एलिमेंट होंगे ना, हाइड्रोजन के ऊपर कितने भी मेटल्स आपको दिख रहे हैं, वो जब भी वाटर या एसिड से रिएक्ट करेंगे तो हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे, मीन्स हाइड्रोजन गैस देंगे। ठीक है, लेकिन जो भी मेटल हाइड्रोजन से नीचे है यहाँ पे, जो हाइड्रोजन के नीचे होंगे वो क्या करेंगे, वो हाइड्रोजन को इन्वॉल्व नहीं करते, मतलब जब भी वो हाइड्रोजन से रिएक्शन करवाएंगे तो वो वाटर और एसिड से रिएक्शन करेंगे तो वो हाइड्रोजन नहीं देते हैं। इसीलिए हमने जो देखा था कॉपर क्या है, हाइड्रोजन के नीचे प्रेजेंट है, देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपको, कॉपर नीचे प्रेजेंट है। इस वजह से यहाँ पर नीचे प्रेजेंट होने की वजह से यहाँ पर वो हाइड्रोजन गैस नहीं देता है और एसिड से रिएक्ट नहीं करता है। तो इस तरीके से हम रिएक्टिविटी सीरीज से मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी को और अच्छे से समझ सकते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट वो कंप्लीट होता है। सेकंड पार्ट में हम मेटल को पूरा कंप्लीट करेंगे। ओके।